एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा, किसी से क्या ही उम्मीद की जा सकती है जो खुद ही तड़ी पार हो। जब न्याय गोली से मिलने लगे तो अदालतों का क्या मतलब रह जाएगा। जब सरकार ही जज, जूरी और जल्लाद बन जाएगी तो न्यायपालिका का अस्तित्व किस काम का होगा। भरे मंच से अमित शाह इस तरह की भाषा कह रहे हैं, जो हिंसा करेगा उसे गोली से जवाब मिलेगा। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह दहशत फैलाने की भाषा है। यह संविधान, लोकतंत्र और अदालतों का सीधा अपमान है। आम नागरिक, वकील, कोर्ट और जब सत्ता की जुबान ही न्याय को गाली दे दे तो नागरिकों का भरोसा किस पर टिका रहेगा। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इसी बॉडी लैंग्वेज वाले बयान पर पार्टी के अपने नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी तीखा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, अमित शाह तो गुंडा है, जज की खोपड़ी तक तुड़वा चुके हैं। अब आप खुद बताइए, क्या किसी मंच से नेता खुलेआम गोली की बात कह सकता है? क्या ऐसे वक्तव्य पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हम सब जानते हैं सजा देने का अधिकार केवल अदालतों के पास है, न सरकार के पास, न किसी अधिकारी के पास, न किसी भीड़ के पास। यदि आज किसी मंत्री की जुबान से यही बात निकलती है तो कल कौन सी सीमा पार हो जाएगी। क्यों हम तमाशबीन बनकर खड़े रहेंगे जब हमारे संविधान की आत्मा पर वार हो रहा है। अमित शाह के मंचीय बयान ने सिर्फ शब्द नहीं कहे, उसने पूरे देश के लिए एक खतरे का संकेत छोड़ा है। शरद पवार ने जो चेताया था वह आज जो हुआ वही डर कर के सच बनता दिख रहा है। जब गृह मंत्री ही कहते हैं जो हिंसा करेगा उसे गोली से जवाब मिलेगा, तो यह सिर्फ गलत शब्द नहीं, यह लोकतंत्र की भाषा पर हमला है। अब सवाल मांगता है, क्या ऐसी भाषा पर कोई कानूनी या संवैधानिक कार्रवाई नहीं होगी? अगर सचमुच कोई मंत्री मंच से यह कह दे कि गोली चलेगी तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सजा और फैसला देने का अधिकार केवल और केवल अदालतों का है। किसी भी राजनेता का यह जिम्मा नहीं कि वह जनता को डराए, आतंकित करे या अपने प्रतिकूल विचारों वाले नागरिकों को धमकाने का मालिक बने। और हां, शरद पवार का नाम यहां महज याद दिलाने भर के लिए नहीं आ रहा। उन्होंने वर्षों की राजनीतिक समझ से कहा था कि ऐसे लोगों से देश को सतर्क रहना चाहिए। आज वही चेतावनी हमें यह पूछने पर बाध्य करती है, क्या हम आवाज उठाएंगे, क्या हम सवाल करेंगे, या फिर ऐसे बयान भी हवा में दबा दिए जाएंगे। दोस्तों, अब तो सवाल यह उठता है, अदालत का मतलब क्या रह गया, संविधान का मतलब क्या रह गया। ध्यान दीजिए, अदालत किसी को गोली मारने का आदेश कभी नहीं दे सकती। अदालत का काम है सबूत देखना, सुनवाई करना, फैसला सुनाना, और सजा में कहीं अधिकतम उम्र कैद या फांसी तक की सजा दी जा सकती है। लेकिन आज एक केंद्रीय मंत्री भरे मंच से कह रहे हैं जो हिंसा करेगा उसे गोली से जवाब मिलेगा। मगर हिंसा किस चीज का नाम है? अगर कोई तेज धूप में सड़क पर बैठता है, याद कीजिए जब कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे थे तो किसी ने उन्हें खलनायक नहीं कहा, उन्होंने लोकतंत्र का प्रयोग किया। आज अगर वही आवाज उठती है, क्या उस आवाजों को दबाने के नाम पर किसी को गोली खाने का अधिकार की? यह बात केवल शब्दों की नहीं है, यह बात राजनीतिक संस्कृति की है। जब सत्ता ही न्याय का फैसला करने की जगह खुद जुर्म और सजा की भाषा बोलने लगे तो लोकतंत्र की रूह ही चोटिल हो जाती है। इसलिए मैं दो बातें स्पष्ट कहता हूं। एक, यदि किसी नेता की भाषा लोकतंत्र को डराने धमकाने वाली हो तो उस पर जांच तहकीकात होनी चाहिए। दो, नागरिकों को यह भी समझना होगा कि उनका अधिकार है आंदोलन, आवाज, प्रदर्शन संविधान देता है, गोली नहीं। दोस्तों, सवाल यही है, क्या हम चुप बैठकर यह मान लेंगे कि अब न्याय गोली से दिया जाएगा, या हम उठकर कहेंगे न्याय कोर्ट देगा, संविधान देगा? नहीं तो कोई नहीं देगा। कभी किसानों को आतंकवादी बताया गया, कभी कहा गया कनाडा से कनेक्शन है, कभी कहा गया विदेशी ताकतें फंड कर रही हैं, और बाद में उसी सरकार ने उन किसानों से माफी मांगी क्योंकि सच्चाई ये थी। अब सोचिए, अगर यही बात किसी विपक्षी नेता ने कही होती
तो आज वो जेल में होता। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो पार्टी के अंदर की बहुत बातें जानते हैं और डर यह है कि वो कहीं उन्हें लीक न कर दें। सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं, कभी इस्तीफा मांगते हैं, कभी कहते हैं भाजपा अपने रास्ते से भटक चुकी है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, क्या ये देश अब इतना असहाय हो चुका है कि गोली की भाषा संविधान से ज्यादा जोर से बोलेगी कभी? ये कहते हैं कि चुनावी बॉन्ड, जो कि एक असंवैधानिक योजना थी, फिर भी मोदी सरकार लेकर आई, पैसे ऐड कर बैठ गई। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इससे देश की बेइज्जती हो रही है। कई मामलों में सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी का इस्तीफा भी मांगा, यहां तक कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर मोदी जी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो अन्य तरीकों से उनको अपनी पीएम की कुर्सी खोनी पड़ेगी। और अब सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह पर यह हमला बोला है, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अमित शाह तो गुंडा है, अमित शाह तो गुंडा है, जज की खोपड़ी तक तोड़। मोदी की विदेश नीति व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित रही है। उन्होंने अमेरिका, रूस, जापान और अरब देशों के साथ भरोसे पर रिश्ते बनाए। नए नेतृत्व को वही संतुलन बनाए रखना एक चुनौती होगी। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो मोदी की लोकप्रियता और करिश्मा भाजपा की राजनीति की रीढ़ रही है। उनके हटने के बाद पार्टी को शायद सामूहिक नेतृत्व मॉडल अपनाना पड़े। वहीं विपक्ष इस बदलाव को अपने लिए पुनर्जीवन का अवसर मान सकता है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता पोस्ट मोदी इंडिया को एक नई वैचारिक बहस में बदलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस एक ऐसे मोड़ की जहां राजनीति का तापमान अचानक बढ़ गया है और जिस नाम ने अभी अभी चर्चा की शुरुआत की, उसके बारे में लोग खुद से पूछ रहे हैं, क्या राहुल की राजनीति पर अब नई चुनौती खड़ी हो चुकी है? यह कहानी कोई सामान्य राजनीतिक ड्रामा नहीं है। यह है पावर, रणनीति और समय के बीच एक ऐसी टकराहट जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर देश भर के छोटे छोटे बूथ तक सुनाई दे रही है। पिछले कुछ हफ्तों में जो संकेत मिले हैं वे असामान्य हैं। अलग अलग अखबारों की हेडलाइन से लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे मीम्स तक हर जगह एक ही सवाल गूंजता है, क्या राहुल की राह पर अंधेरे बढ़ रहे हैं? विशेषज्ञों की राय, अंदरूनी सूत्रों की फुसफुसाहट और सार्वजनिक घटनाएं मिलकर एक ऐसा सस्पेंस बना रही हैं जिसे अनदेखा करना अब मुमकिन नहीं रहा। कुछ लोग इसे वैश्विक राजनीतिक चालों का हिस्सा बता रहे हैं, कुछ इसे विपक्षी मोर्चे की अंदरूनी कमजोरी बता रहे हैं और कुछ तो इसे सीधा सीधा मोदी शाह की रणनीति का परिणाम मानकर भी देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई जानने के लिए हमें पत्तों को उलटना होगा, कागजों पर दाग और बयानों के पीछे छिपे संकेतों को पढ़ना होगा। याद रखिए, मैं कुछ भी साबित नहीं कर रहा, मैं सिर्फ घटनाओं का विश्लेषण कर रहा हूं और वही विश्लेषण अब आपके सामने है। पहले बात करते हैं कि कहां से यह हवा चली। हाल के रैलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल के स्टेटमेंट्स पर कटाक्ष बढ़े हैं। उनके कुछ पुराने सहयोगियों के रुख में नाजुक बदलाव नजर आए हैं और विपक्ष की रणनीति में अचानक तीव्रता आई है। ये सब मिलकर एक तरह की राजनीतिक अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो हर चुनाव में होता है। हां, होता है, पर इस बार बात का अंदाजा और ओवरटोन अलग है। पहले जहां आलोचना थी, अब सवालों का स्वर तेज है। पहले जहां चर्चा थी, अब शक की परतें गहरी हो रही हैं। अगले कदम के तौर पर हम देखते हैं मीडिया और विपक्ष कैसे खेल रहे हैं। मोर्चा खोलने वाले तथ्यों को जोर शोर से उठाते हैं। विपक्ष उन सवालों को बार बार दोहरा रहा है जो जनता के मन में अनिश्चितता बढ़ाते हैं और पत्रकार हर छोटी से छोटी खबर को बड़ा बनाकर पेश कर रहे हैं। इससे क्या होता है? रिस्पॉन्स साइकिल शुरू हो जाती है, कहो तो एक तरह की फीडबैक लूप। और उस लूप में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? वही नेता जिनकी छवि संवेदनशील है और जिनके लिए जन समर्थन की धार अभी स्थिर नहीं है। अब आते हैं सबसे अहम बिंदु पर, मोदी शाह की भूमिका।
यदि इन चर्चाओं में कोई पैटर्न दिखता है तो वह यह कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपनी अपनी रणनीतियां लागू कर रहे हैं। एक ओर केंद्रीकरण की तरफ झुकाव और दूसरी ओर संगठनात्मक मजबूती का जोर। जब दोनों प्रवृत्तियां एक साथ चलें तो प्रभाव पड़ता है। कभी कभी इरादों में फर्क नजर आता है और वही फर्क विरोधियों के लिए अवसर बन जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि राहुल का मैदान सिकुड़ेगा? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, पर इतना स्पष्ट है कि अगले कुछ महीनों में जो भी छोटे छोटे संकेत मिलेंगे, उन्हीं संकेतों का जोड़ बड़ा फैसला तय कर सकता है। अब बात करते हैं जय राहुल के रजिस्टर पर उठे सवालों की। लोगों ने देखा कि कुछ राज्यों में युवा नेताओं का मूड बदल रहा है, कुछ पूर्व सहयोगियों ने दूरी बनानी शुरू कर दी और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने उन आधिकारिक कदमों का बार बार जिक्र किया जो सीधे तौर पर स्थानीय स्तर पर असर डालते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि राजनीति में खतरा का मतलब हमेशा शारीरिक खतरे नहीं होता, अक्सर वह राजनीतिक खतरा होता है, जैसे करियर को हिलाने वाला शोर, लोकप्रियता घटने का डर या चुनावी जमीन खोना। और वर्तमान परिदृश्य ठीक वैसा ही संकेत दे रहा है कि राहुल को राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए अब पारंपरिक तरीकों से ज्यादा चुस्त और चालाक होना पड़ेगा। विपक्ष ने भी इस माहौल का फायदा उठाते हुए लगातार मुद्दे उठाए। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया सवाल, हर ट्वीट में एक नया एंगल। यह सब मिलकर जनता की धारणा को प्रभावित कर सकता है और लोकतंत्र में धारणा का असर मतों पर पड़ता है। हालांकि यहां एक अहम बात याद रखने लायक है। एक स्मार्ट नेता वही होता है जो संकट में भी अपनी छवि को संभाल ले, और राहुल की टीम ने भी पहले कई बार ऐसी रणनीतियां अपनाई हैं जो दिखने पर अचानक निर्णायक साबित हुई। इसलिए यह कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि इसका रोमांच अब बढ़ा है। आगे की तस्वीर क्या होगी? 3 संभावित रास्ते दिखते हैं। पहला, राहुल अपने गठबंधन और पॉलिटिकल